नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। एनडीए की एक और पार्टी में भगदड़ मच गई है। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद से एनडीए में खलबली है, हड़कंप है। नीतीश कुमार की पार्टी में दर्जनों इस्तीफे हो चुके हैं। जयंत चौधरी की पार्टी में सैकड़ों इस्तीफे हो चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में बड़े नेता ने इस्तीफा दिया, संगठन मंत्री ने इस्तीफा दिया। जयंत चौधरी की भी पार्टी में महासचिव ने इस्तीफा दिया। चिराग पासवान की पार्टी में इस्तीफे हो चुके हैं। अब ये उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश की आग जो एनडीए में लगी है वो पहुंच चुकी है झारखंड। झारखंड में एक ही पार्टनर और बहुत पुराना साथी है भारतीय जनता पार्टी का, सुदेश महतो की पार्टी। सुदेश महतो बड़ी पुरानी दोस्ती रही है, एनडीए के बहुत पुराने साझेदार रहे हैं, दोस्त रहे हैं। अब सुदेश महतो की पार्टी जिसको वैसे भी भाजपा ने काफी खोखला कर दिया, कमजोर कर दिया, दोस्ती में होता रहता है ये, भाजपा से दोस्ती करने पर तो ये नतीजा बहुतों को मिला है। लेकिन अब सुदेश महतो की पार्टी, अब सवाल बड़ा है कि क्या ताला लग जाएगा इनकी पार्टी पर। पार्टी के दफ्तर में, दिल्ली वाले दफ्तर में तो ताला काफी पहले लग चुका था। क्या पार्टी ही डब्बा बंद हो जाएगी? क्योंकि सुदेश महतो की पार्टी में दर्जनों नेताओं ने बगावत कर दी है। यहां तक कि पार्टी के उपाध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद सुदेश महतो, जिनका जनाधार वैसे भी खिसक रहा था जयराम महतो के आने के बाद, कुर्मी वोटों के, जिसको वहां कुर्मी कहते हैं, उन वोटों के सबसे बड़े अगर स्टेक होल्डर रहे हैं झारखंड में तो सुदेश महतो रहे हैं। यहां तक कि बिहार में भी एक समय उनकी महत्वाकांक्षा जग गई थी, दिल्ली तक उनकी आकांक्षाएं पहुंच गई थी। लेकिन दिल्ली से रिवर्स गियर में बिहार और बिहार से रिवर्स गियर में झारखंड, जहां जड़ें थी वहां पहुंचे। लेकिन उनकी जड़ों में भी अमित शाह ने मट्ठा डाल दिया है। मैं झारखंड से पूरी अपडेट के साथ, एक एक नेता के नाम के साथ मनीष आनंद को जोड़ता हूं। मनीष आनंद के जरिए ही लाइव दैनिक ने खबर लगाई भी है, पूरी डिटेल के साथ लगाई है। मैं आपको पहले खबर बता देता हूं, फिर मैं मनीष से उस विषय पे और डीप एनालिसिस के लिए मनीष के पास चलूंगा। आजसू के उपाध्यक्ष हैं अंसारी साहब, इनका नाम मैं आपको बता दूं, हसन अंसारी। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और मोर्चा खोल दिया है अपनी पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ, और बताया है कि अल्पसंख्यक हितों के खिलाफ पार्टी चल रही है। आजसू पार्टी को इस मामले में स्टैंड लेना चाहिए था। इसके अलावा आजसू से जुड़े हुए अल्पसंख्यक समुदाय के तमाम लोगों ने, तमाम मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दिया है। रांची महानगर के उपाध्यक्ष हैं मोहम्मद जुबैर आलम, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जिला परिषद सदस्य हैं आदिल अजीम। अब ये देखिए, नेता, कई लोग सवाल अक्सर करते हैं कि छोटे छोटे नेता हैं। जिस पार्टी का एक ही विधायक हो, एक ही सांसद हो, उस पार्टी के लिए जिला परिषद सदस्य, जो लोग जमीन पर पत्रकारिता करते हैं, राजनीति करते हैं, उनको पता है जिला परिषद सदस्य वगैरह की क्या हैसियत है और महानगर उपाध्यक्ष की क्या हैसियत है। यही जनता में रहते हैं, यही वोट जो है बूथ पे लाते हैं और बटन दबवाते हैं। तो महानगर उपाध्यक्ष मोहम्मद जुबैर आलम ये इस्तीफा दिए, जिला परिषद सदस्य आदिल अजीम ये इस्तीफा दिए, रामगढ़ के नगर उपाध्यक्ष रिंकल खान, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अरशद खान, अशरफ खान उर्फ चुन्नू है, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। ये तमाम इस्तीफे लगातार हो रहे हैं। अभी इतना ही नहीं, पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं और आंदोलनकारी कमल किशोर भगत, उनकी पत्नी हैं, पूर्व प्रत्याशी रही हैं नीरू शांति भगत, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है पार्टी से। यानी बड़े बड़े जो विकेट हैं वो लगातार गिरते जा रहे हैं। मनीष के पास सीधा चलते हैं। मनीष, आजसू में इतनी बड़ी भगदड़ क्यों और कैसे? आशीष, इस भगदड़ की अगर हम कहें तो शुरुआत हो गई थी, जैसे कि नीरू शांति भगत, क्योंकि जो कमल किशोर भगत जो आजसू पार्टी के संस्थापक सदस्य, विधायक भी थे और बड़े कद्दावर नेता आजसू पार्टी के माने जाते थे, उनकी पत्नी इस बार लोहरदगा से जो है वो आजसू पार्टी की उम्मीदवार भी थी, उनकी हार हो गई। लेकिन वो लगातार पार्टी से जुड़ी हुई थी और उसकी शुरुआत विधानसभा चुनाव के बाद ही नीरू शांति भगत के इस्तीफे की बात से ही होगी। और नीरू शांति भगत ने इस्तीफा दिया, हेमंत सोरेन से उनकी मुलाकात भी हुई उस दौरान। तो वहां से एक तरीके का विधानसभा चुनाव के बाद से शुरू ये सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद जो युवा मोर्चा, आजसू पार्टी के युवा मोर्चा के बहुत
सारे नेताओं कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया, मतलब सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नेताओं ने इस्तीफा दिया। उस समय भी मैंने आसू पार्टी को लेकर, सुदेश महतो को लेकर, क्योंकि उस समय जब विधानसभा चुनाव के बाद तुरंत बाद इनकी हार हो गई थी, तो एक तरीके से ये कमरे में बंद हो गए थे, मतलब घर में एक तरह से कहते पैक हो गए थे, न पत्रकारों से मिल रहे थे, न अपने पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से नहीं थे, कोई एक्टिविटी उस पॉलिटिकल पार्टी की नहीं चल रही थी, जो झारखंड में एक बड़ी रीजनल पार्टी रही है, सरकार बनाने में उसकी एक भूमिका रही है। वो पार्टी का सुप्रीमो जो घर में कैद हो गया, तो हमने एक वीडियो किया और मुझे लगता है कि उस वीडियो को देखने समझने के बाद सुदेश महतो निकल गया और मेरे ही उस वीडियो को उन्होंने जो एक तरीके से कोट भी किया कि देखिए बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं और मुझे ही राजनीति समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, ऐसे ऐसे नेता गए हैं जिनको मैं जानता तक नहीं था, ऐसे नेताओं के लिए कह रहे हैं कि भगदड़ हो गया और ये हो गया। तो अगर आप देखेंगे तो इन नेताओं की भाषा, जैसे संजय झा ने कहा जेडीयू में बाहर है, उनको हम जानते भी नहीं थे जो लग गए। भाई जब तक आपके पास आपके पार्टी में आ गया और आप उसको जानते नहीं है, तो आप दुर्भाग्य है कि आप कैसे कैसे लोगों को पार्टी में सदस्यता आपकी पार्टी दिलवा रही है जिसको आप जानते नहीं है। तो ये एक अलग कहना, ये बहानेबाजी वाली बात हो गई। लेकिन जो वहां से सिलसिला शुरू हुआ और लगातार ये इनकी पार्टी में टूट या नाराजगी जाती रही, और जो इनके पार्टी के सबसे बड़े थिंक टैंक माने जाते हैं आशीष, जिसका हमने इसमें जिक्र नहीं किया, हिमांशु, जो सुदेश महतो के साथ साय की तरह रहते थे, चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के दौरान के बाद उन्होंने पार्टी को, आसू पार्टी को छोड़ दिया। सुदेश महतो के थिंक टैंक थे, आप वो समझ लीजिए कि जैसा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह हो, तो अमित शाह अगर नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ दे तो उस तरह की ही भूमिका हिमांशु की थी। लेकिन वो राजनीतिक तौर पे बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं थे, ये नहीं कह सकते कि वो चुनाव लड़ते, लेकिन वो चुनाव लड़ने का या जो भी प्रबंधन होता है वो सारा हिमांशु देखते थे। उन्होंने इस पार्टी को छोड़ दिया, तो वहां से शुरुआती, अब जो वक्फ बिल का मामला है उसमें मुस्लिम नेता इस पार्टी को छोड़ते चले जा रहे हैं। वहां पर भी ये, अब कम से कम मैं तो ये कहूंगा कि जेडीयू ने कम से कम इससे बेहतर पोजीशन बिहार में रखा कि कम से कम नीतीश कुमार इसकी भरपाई करने जाते हैं, अपने एमएलसी के यहाँ ईद के बाद भी ईद मिलन करने जाते हैं, या अपने नेताओं से, नाराज नेताओं से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं। भले उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की छीछा लीडर हो गई, लेकिन कोशिश नीतीश कुमार अपने तौर पे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मुस्लिम हितैषी हैं, उनकी पार्टी में अभी मुस्लिम जुड़े हुए हैं। लेकिन सुदेश महतो ऐसे नेता हैं जो अभी भी उसी खुशफहमी में जी रहे हैं। इनको लग रहा है कि अब 5 साल बाद चुनाव होना है, 4 साल बाद चुनाव होना है, तो अभी से क्यों इतनी रस्साकसी की जाए। लेकिन 4 साल बीजेपी ने बड़े बड़े क्षेत्रीय पार्टी को एक तरीके का तो निगल लिया, अब शिवसेना को निगल लिया, अब अभी तो जेडीयू को निगलने में लगी हुई है पूरी तरीके से, शिवसेना को खत्म कर, जो भी रीजनल पार्टी थी, जो भी बीएसपी को यूपी में समाप्त कर दिया, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी इनके साथ जुड़ा रहा उनको बीजेपी इनको समाप्त करती चलेगी। अब झारखंड में आसू पार्टी को बीजेपी ने समाप्त कर दिया है, करने की स्थिति में चल गई है। बीजेपी अभी भी इस स्थिति को नहीं मान रही है। अब आप देखिए कि बीजेपी किस तरीके से जो है वो काम करती है। इनके पार्टी के एकमात्र सांसद हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, जिनको मंत्री नहीं बनाया गया। अब एक सांसद वाले जीतन राम मांझी मंत्री बन जाते हैं, रामदास अठावले राज्यसभा से जाके मंत्री बन जाते हैं, लेकिन इनके पार्टी के लोकसभा के सांसद नहीं बन पाते, वो इसी जाति से आते हैं, कुर्मी जाति आते हैं, उनको लेकर नाराजगी। तो उनको किस तरीके से बीजेपी ने आंसू, और चंद्र प्रकाश चौधरी जो है वो सुदेश महतो के लिए सब कुछ है, मतलब पार्टी पूरी तौर पे अगर कहा जाए तो वही चलाते हैं। हर, जैसे हिमांशु एक थिंक टैंक की तरह काम करते हैं, बाकी प्रबंधन जो है वो चंद्र प्रकाश चौधरी करते हैं, सभी तरह का प्रबंधन। तो चंद्र प्रकाश चौधरी इनसे नाराज चल गए बहुत दिनों तक। जो है पार्टी के मीटिंग में भी चंद्र प्रकाश चौधरी नहीं आते रहे। लेकिन बीजेपी ने कैसे सेट किया कि बीजेपी ने चंद्र प्रकाश चौधरी के भाई को टिकट दे दिया विधानसभा चुनाव, मतलब आसू का जो सांसद है उसका भाई बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ता है, आज की तारीख में वो विधायक भी है। तो इनके पार्टी का जो सब कुछ है, अब अगली बार लोकसभा जाते जाते अब चंद्र प्रकाश चौधरी बीजेपी के सिंबल पर लड़ेंगे या आसू के सिंबल पर लड़ेंगे, ये तो अब 4 साल बाद पता चलेगा। क्योंकि अगर आप बीजेपी के काम के लायक नहीं है, या किसी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर आप उसके काम के लायक नहीं है,
तो वो पार्टी आपको टॉलरेट नहीं कर सकती, आपको नहीं झेल सकती। तो चंद्र प्रकाश चौधरी 4 साल बाद क्या करेंगे जब एक बार फिर से वो चुनाव मैदान में जाएंगे। तो इस तरीके से बीजेपी ने इनकी पार्टी को पूरी तौर पे खोखला कर दिया है, पूरी तौर पे समाप्त कर दिया है। और अभी भी दुर्भाग्य ये है कि अभी भी सुदेश महतो उस नींद से जागे नहीं है। अभी भी उनको ये लग रहा है कि जो है वो कैसे कहे तो सत्ता के अभी भी कुछ फहमी में है। बीजेपी के साथ रहने पे बड़ी दिक्कतें हैं। अगर आप जागने की कोशिश भी करोगे तो ऊपर से कहा जाता है कि जाओ सो जाओ, रजाई ओढ़ के जगोगे तो और दिक्कत होगी, सोने में भलाई है। रामगढ़ की सीट हार गए, गोमिया की सीट हार गए, अपनी सीट सिल्ली, जो सीट उनके लिए समझ लीजिए कि घर गढ़ जो भी आप कहें, सिल्ली खुद हार गए। एक मांडू शायद जीते हैं, एक वो भी बहुत मामूली अंतर से जीत पाए, एक सीट शायद जीत पाए यही 200 कुछ वोट से मांडू की सीट जीता है उन्होंने, 200 कुछ 200 वोट 200 वोट, यानी एक इकलौती सीट है वो भी 200 की मार्जिन से जीत पाए हैं। तो क्या ये 200 कुछ का आंकड़ा है। हाँ, तो क्या ये माना जाए कि एक चैप्टर क्लोज हो गया? एनडीए में आने के बाद बहुत सारे चैप्टर क्लोज होते हैं, एनडीए का एक चैप्टर क्लोज हो गया मान ले। और दूसरी बात, एक सवाल और भी है कि अगर आज की तारीख में आजसू का चैप्टर हम क्लोज ही अब मानते हैं, क्योंकि जयराम महतो का जो उभार है उस और जिस तरीके की आजसू की सुदेश महतो की सक्रियता घटी है, जो आप कह रहे हैं सोए हुए हैं, तो ऐसे में तो अब कोई इनके लिए गुंजाइश है नहीं। जयराम लगातार एक्टिव हैं और ये लगातार नींद में है, तो जो बचा खुचा है वो भी 4 साल में इनके नीचे की जमीन खिसक जानी है। चंद्र प्रकाश चौधरी जो आप बता रहे हैं, चंद्र प्रकाश नाम जो चौधरी बताया सांसद, वो एक इकलौते सांसद है, उनको कहीं जाने में कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी वो जाए, अकेले हैं तो उनके साथ कोई न दल न बदल, कुछ भी नहीं लगना है। क्या जो है चंद्र प्रकाश चौधरी, उनका रुझान किधर है, झुकाव किस तरफ झुके हुए हैं वो? देखिए, वो सांसद बने हैं वो बीजेपी के वोट से बने हैं, क्योंकि जिस सीट से वो चुनाव लड़ रहे थे, गिरिडीह की सीट, उसी सीट पर जयराम महतो भी लोकसभा चुनाव के दौरान खड़े थे और कुर्मी बहुल वो इलाका है। अब जयराम महतो थे एक तरफ, दूसरे तरफ मथुरा महतो थे झारखंड मुक्ति मोर्चा से, तीसरा चंद्र प्रकाश चौधरी, यानी 3 महतो जाति के तीनों बड़े। मथुरा महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा में कुर्मी जाति के बड़े नेता, चंद्र प्रकाश चौधरी आजसू पार्टी में सुदेश महतो के बाद सबसे बड़े नेता, इधर जयराम महतो बड़े नेता। उसमें अगर आप सोचें कि कुर्मी वोट किस तरीके से बटा होगा, जिसमें से 3 लाख से ज्यादा वोट जयराम महतो लेके आए, 3 लाख से ज्यादा वोट को लेके आए। तो उस बीच में अगर ये चुनाव जीत कर आते हैं, मुझे ध्यान में है कि शायद 70-80 हजार के वोट से वो चुनाव जीते थे, तो अगर वो जीत के आते हैं तो किसके वोट से वो जीत के आए हैं वो जान रहे हैं कि अगर इस तरह के खींचतान में अगर किसी ने नैया पार लगाई है तो मोदी ने नैया पार लगाई है। उनके भाई को विधायक किसने बनाया, तो बीजेपी ने भाई को विधायक बना दिया, बिबरका गांव से वो विधायक है। तो उनका झुकाव किस तरफ ज्यादा होगा, क्योंकि महतो जो कुर्मी वोट जिस पर सुदेश महतो दावा ठोकते थे कि कुर्मी उनके साथ है, उसमें तो 3 लाख वोट लेके जयराम महतो चले गए, उसका कुछ हिस्सा लेके मथुरा महतो चले गए, तो इनके पास तो रह गया बहुत कम हिस्सा। तो अन्य जो कुर्मी के अलावा जो वोट पड़े, खासतौर पे अपर कास्ट हम कह सकते हैं, वो तो बीजेपी का वोट बैंक है। अगर वोट बैंक के लिहाज से हम देखें तो वो तो बीजेपी का वोट बैंक है, उसकी कृपा से ये सांसद बने, तो उनकी भक्ति उसके प्रति, बीजेपी के प्रति ज्यादा दिखेगी ना कि आजसू पार्टी के प्रति ज्यादा रहेगी। इनकी पत्नी आजसू पार्टी के चुनाव से टिकट ले, चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी आजसू के टिकट पर चुनाव लड़ी, हार गई विधानसभा चुनाव में। उनके भाई बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े, चुनाव जीत गए। तो आप खुद जो है बीजेपी के टिकट पर सांसद बने, तो इनका झुकाव किधर ज्यादा होगा ये अब देखिए। चंद्र प्रकाश चौधरी भी बहुत नाराज थे, बहुत मान मनोबल के बाद जो है उनको मनाया गया है। एक इनके पुराने सदस्य थे प्रवीण प्रभाकर, कुछ महीनों पहले, मुझे लगता है 2, 2.5, 3 महीने पहले उनकी ज्वाइनिंग हुई। वो प्रवीण प्रभाकर बीच में बीजेपी चले गए थे और बहुत दिन तक राजनीति से थोड़ी से दूर वो चले गए थे। वो बीजेपी में उम्मीदवार भी बनने की कोशिश कर रहे थे जामतारा से, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। तो लौट के जो आजसू पार्टी सालों पहले गए थे, लौट के प्रवीण प्रभाकर जो है वो लौट के मतलब संस्थापक सदस्य रहे आजसू पार्टी के वो भी। तो प्रवीण प्रभाकर जब लौट के आते हैं, उनकी ज्वाइनिंग होती है, बड़े तामझाम के साथ ज्वाइनिंग होती है, रांची में सुदेश महतो आते हैं। तो पार्टी में जब चुनाव में जिस पार्टी की हार हुई है
हारने के बावजूद भी उस पार्टी में कोई मिलन समारोह हो, कोई ज्वाइनिंग हो, और उस पार्टी का एकमात्र इकलौता सांसद नहीं आए, इकलौता विधायक नहीं आए। तो आशीष, मैंने भी इस चीज को कोट किया था कि चंद्र प्रकाश चौधरी उस मिलन समारोह में नहीं आए थे, जो भव्य मिलन समारोह था उसमें तो निर्मल महतो एकमात्र विधायक है, वो नहीं आए थे। तो जब हमने ये कोट किया और हमने ये खबर चलाई, उसको सुदेश महतो ने भी अपने तरीके से बहुत दूसरे तरीके से लिया कि मेरे ही सांसद, मेरे विधायक हो। और उसके विधायक जो निर्मल महतो हैं, जिसको तिवारी महतो यहाँ पे कहते हैं, उन्होंने मिलन समारोह के बाद जो है प्रवीण प्रभाकर के साथ एक तस्वीर डाल के सोशल मीडिया में ये कहा कि देखिए हम तो पहुंचे थे लेकिन हमको पहुंचने में विलंब हो गया। अरे आपके पार्टी के सांसद और विधायक को आना हो तो मिलन समारोह आधे या 1 घंटे बाद नहीं हो सकता है क्या? इनको आना नहीं था। तो जब ये खबर चली तो दौड़े दौड़े पीछे से, क्योंकि यहाँ से 1 घंटे 1.5 घंटे की रांची में दूरी है, तो वो आ गए। खबर चलने के बाद निर्मल महतो आ गए, फोटो खिंचाया, डाल दिया। चंद्र प्रकाश चौधरी उस वक्त भी नहीं आए। चंद्र प्रकाश चौधरी को मनाया गया, मान मनोवर करने के बाद यही प्रवीण प्रभाकर गए, जिनकी ज्वाइनिंग हुई, यही प्रवीण प्रभाकर गए सुदेश महतो और चंद्र प्रकाश चौधरी के बीच में एक तरीके से क्या सेतु का काम किया, दोनों की नाराजगियां दूर कराई और दोनों को मिलवाया। क्योंकि आज की तारीख में अगर चंद्र प्रकाश चौधरी अगर आजसू पार्टी से निकल जाए तो समझिए कि बिल्कुल बीजेपी मतलब सुदेश महतो बिल्कुल समाप्ति की चैप्टर पूरी तौर पे क्लोज हो जाएगा। इसलिए उनका पार्टी में रहना बहुत जरूरी है सुदेश महतो के लिए। एक सांकेतिक तौर पे बाकी तो फैसला जनता को करना है, क्या करना नहीं करना है। लेकिन जिस तरीके से आपने भी बताया कि जिस तरीके से जयराम महतो जिस तरीके से राजनीति करें, आप देखिए जब विधानसभा का सत्र अभी बजट सत्र चला है, तो जब जयराम महतो विधानसभा में बोलते थे तो चाहे वो मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री की पत्नी हो, चाहे कोई मंत्री हो, वो सब उनको अटेंशन देते हैं। जयराम महतो के कई सवालों पर खुद मंत्री और मुख्यमंत्री तक ने उठ के, जयराम महतो के एक सवाल पे मुख्यमंत्री को ने उठ के जवाब दिया। ऐसा बहुत कम होता है कि किसी एक निर्दलीय जैसा इसको विधायक मान लीजिए, एक विधायक जिसकी पार्टी का एक विधायक हो वो सवाल कर दे, तो उसका जवाब देने के लिए खुद मुख्यमंत्री उठे। जबकि सरयू राय जैसे वरिष्ठ नेता भी इकलौते विधायक है, उनका जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री नहीं उठते हैं। लेकिन जयराम महतो के सवाल का जवाब देने के लिए अगर हेमंत सोरेन उठ के जवाब देते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जयराम महतो ने अपनी राजनीति को किस स्तर, मतलब अपने लेवल को कहां तक वो ले गए। चुनाव में हार जीत होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जैसे देखिए जयराम महतो चुनाव हारने के बावजूद भी अपने विधानसभा क्षेत्र में वो लगातार जनता दरबार लड़ रहे हैं। क्या सुदेश महतो जो इनके अपने 8, 10, 12 जो विधानसभा क्षेत्र है, जो इनके अपने बहुल इनके पॉकेट का है, क्या इन 10 क्षेत्रों में, 10 विधानसभा क्षेत्रों में महीने में एक ही दिन जनता दरबार नहीं लगाएंगे? अगर सुरेश महतो जनता दरबार लगाए और उस जनता दरबार से किसी डीसी और एसपी को फोन करे, तो ऐसा नहीं है कि सुदेश महतो अगर डीसी और एसपी को फोन करेंगे तो वो अधिकारी या कोई भी अधिकारी को फोन करेंगे तो वो अधिकारी सुदेश महतो की बात को नहीं मानेगा, नहीं। आप करना ही नहीं चाहते, आप ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। तो बीजेपी के पास तो संगठन है, उसके कोई अगर उसका सांसद ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी बीजेपी में देखें तो संगठन का बहुत सारा काम होता है। वो जहां चुनाव होता है अपने सांसद विधायकों को लगा देते हैं। आपके लिए तो सिर्फ झारखंड है, तो आपकी जो जमीन है, आप अपने जमीन को अगर नहीं देखिएगा तो आप खत्म हो जाइएगा। तो अभी ऐसी स्थिति बीजेपी ने इनकी कर दी है कि मुझे लगता है कि अब 2029 में जब चुनाव होगा तब सुदेश महतो किस स्थिति में, अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर अपने राजनीति में सुधार कर लिया तो बेहतर है। अब जो नाराज है उनकी नाराजगी दूर करने की भी कोशिश नहीं होती, उनको मनाने की भी कोशिश नहीं होती, उनका कोई स्टैंड भी नहीं आया है। वक्त बोर्ड पे उनके पार्टी के नेता नाराज है, कोई स्टैंड भी नहीं आया है कि भाई हाँ हम समर्थन करते हैं, जो नाराज है वो गलत है, या जो बचे हुए हैं उनको मना ले। या जैसे जेडीयू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वैसे ही आप अपने मुस्लिम नेता, छोटे बड़े जो भी मुस्लिम नेता है उनको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए कि नहीं देखिए मुस्लिम समाज को इससे नुकसान नहीं है, हम लोग सब साथ में हैं, हम लोग एनडीए के साथ हैं। ये एक पब्लिक में तो मैसेज जाना चाहिए। यहाँ मैसेज क्या जा रहा है कि ऐसे ही आजसू पार्टी कमजोर रहेगी और जो क्योंकि जेडीयू हो या आजसू हो, वो एनडीए में मुस्लिम वोट लेके आती थी। जो बीजेपी के लिए जो मिसिंग चीज था उसको ये लेके आते थे। आजसू पार्टी को भी कुछ मुस्लिम वोट मिल जाते थे, कुछ पाकुड़। आप देखें कि पाकुड़ जैसे सीट जो मुस्लिम बहुल सीट है, वहां पर एक तरह से जैसे बिहार में किशनगंज हो गया, वैसे ही झारखंड में पाकुड़ हो गया, पूरी तौर पे मुस्लिम सीट है
वहां से अकील अख्तर विधायक चुन के आए। अकील अख्तर वहां से आलमगीर आलम को उन्होंने चुनाव में हराया था एक वक्त में। अब अकील अख्तर पहले आंसू में थे, वो आंसू से चले गए। तो जब जब वैसी सीट अगर आंसू पार्टी लड़ती है या वहां जीत के आती है, यहाँ वहां उम्मीदवार देती है। इस बार जो है आंसू पार्टी ने वहां उम्मीदवार दिया, अकील अख्तर को ना देके दूसरे किसी मुस्लिम उम्मीदवार को दिया। आलम ये रहा कि आलमगीर आलम की पत्नी जो है बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव हार गई, झारखंड में सबसे मतलब चुनाव जीत गए। आलमगीर आलम की पत्नी जो है वो सब झारखंड में सबसे बड़े मार्जिन से चुनाव वो जीती। तो स्थिति ये है कि मुस्लिम वोट आपसे पहले ही खिसक रहे थे, अब ये जो आया है अब खत्म हो जाएंगे। तो आपका जो कॉम्बिनेशन था कि आप कुर्मी प्लस थोड़ा सा मुस्लिम लेके आ जाते थे, तो वो तो आपके साथ जयराम महतो आपके साथ महतो वोट ले गया और वक्फ बोर्ड आपके साथ जो है वो मुस्लिम वोट ले गया। तो वही बड़ा क्लियर अजीब स्थिति है कि आपके पास अपना कुर्मी वोट था और मुस्लिम वोट था। कुर्मी मुस्लिम आपके पास था, भाजपा का वोट जुड़ता था और आपके विधायक जीतते थे, भाजपा को भी फायदा होता था मुस्लिम वोट डिवीजन की वजह से। लेकिन अब आपको भाजपा क्यों अपने साथ रखेगी? भाजपा ने तो आपका खेल खत्म कर दिया है। जब आपके पास ना कुर्मी रहे ना मुसलमान रहे तो भाजपा आपको क्यों रखेगी? भाजपा बिना काम के लोगों को नहीं रखती है। और दूसरी बात बड़ा क्लियर मनीष के बाद से हुआ कि नीतीश कुमार वाली हालत इनकी पार्टी की है। उनकी पार्टी थोड़ी बड़ी है, उनके 12 सांसद है, 12 में शायद 11, मतलब 12 में 11 कुछ लोग बताते हैं, मुझे तो 12 लगते हैं कि 12 भाजपा के हैं, 12 भाजपा के हैं। मतलब आज चाहे भाजपा तो 12 भाजपा में चले जाएंगे। यहाँ पे इनके एक हैं, एक भाजपा में विधायक और सांसद दोनों, मुझे लगता है वो अगर भाजपा एक बार कह दे कि अब ज्वाइन कर लो ऑफिशियली तो तुरंत ऑफिशियली ज्वाइन कर लेंगे। उनके लिए तो 2/3 वगैरह का कोई लफड़ा भी नहीं है। खैर चलिए, एनडीए में ये खबर इसलिए कि एनडीए में अभी तक 4 पार्टियां संकट में थी, अब ये 5वीं पार्टी भी संकट में आ गई है और जो सबसे बड़े संकट में आई है क्योंकि इस पार्टी के अस्तित्व पर ही अब खतरा है कि ये पार्टी आगे पार्टी रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी। जब कुछ नहीं रहेगा तो पार्टी ही क्या करेगी रह के। आवास भी इनका खाली पहले करवाया जा चुका है। 2009 से जिस आवास में थे, मुख्यमंत्री आवास के पास इनका आवास था, बड़ा वीआईपी आवास था, वो भी खाली हो चुका है। कुछ बचा ही नहीं है, न खुद विधानसभा में है, न पार्टी मतलब न संसद में है। एक सांसद है वो भाजपा के फेवर में है, विधायक है, आता नहीं है इनके जो है कार्यक्रम में। तो फिर स्थिति आप समझ सकते हैं। और दर्जनों सैकड़ों, हम तो दर्जन सोच रहे थे, मनीष बता रहे हैं कि छोटे बड़े मिलाकर के सैकड़ों इस्तीफे हो चुके हैं, उपाध्यक्ष भी बागी हो चले हैं। इजाजत दीजिए हमें, और अपडेट्स जो होंगे हम लेकर के आएंगे। धन्यवाद मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।